चलिए स्टार्ट करते हैं। बस मानसी, हाँ कोई बात नहीं। मानसी अच्छी लड़की, कुछ नहीं बोलती ऐसा वो। आप भी बहुत अच्छे। हम्म। तो यस, जब हमने पेपर नंबर 11 की बात की थी, जब हमने अपना कंटेंट स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो जीएसटी है, इट कवर्स, हाँ इट कवर्स 80 मार्क्स ना। और कस्टम्स 20 मार्क्स। थैंक यू। शुरू करें हम। अच्छा, मैराथन दौड़ के आए हैं तो हाँ, मैं आपके दुख में आपके साथ हूँ अभी। थोड़े दिन बाद यहाँ लिफ्ट लग जाएगी। यस, अच्छा ठीक है। तो कुछ भी नहीं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो लिफ्ट में आ जाएंगे और बाकी सब, हाँ हाँ हाँ, मेरी तरह जो सीढ़ियों से आएंगे और जो आपकी तरह है वो लिफ्ट में आएंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो जीएसटी हम स्टार्ट करते हैं आज से। हमने बात की थी कि आपके इंटर में सीएमए है ना। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करके चलेंगे। 40 मिनट की क्लास में 8 मिनट हम कंज्यूम कर चुके हैं। तो सीएमए इंटर में 80 नंबर आपका जीएसटी कंप्राइज करेगा और 20 मार्क्स आपका कस्टम्स कवर करेगा। कस्टम्स वी हैव डन, ठीक है, कस्टम डन कर चुके हैं। अब हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे। और ठीक, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है जीएसटी। क्यों इंपॉर्टेंट है? टेक योर टाइम फर्स्ट। आप जब मुझे बोले आपकी परमिशन से मैं शुरू करूंगी। शुरू करूं? हाँ, धन्यवाद आपको। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स 80 मार्क्स कंप्राइज करता है और जीएसटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। दो पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज फार एज career is concerned, your professional life is concerned, when you come across the interview, once you crack your CMA एग्जाम, और उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे तो वहां पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं दो ही कंटेंट से पूछे जाते हैं, या तो वो कॉस्टिंग से पूछे जाते हैं या फिर जीएसटी से पूछे जाते हैं। दिस इज अ, ये कहूं कि आपके लिए हाई प्रोफाइल कंटेंट है जहां पर आपको नौकरी मिलने वाली है। ठीक, तो थियोरेटिकल कंसेप्ट से पढ़ेंगे, टेक्निकल पॉइंट से पढ़ेंगे, अपने एग्जाम के पॉइंट से पढ़ेंगे, और फ्यूचर ऑनवर्ड्स अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने जॉब के पर्सपेक्टिव से भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं जीएसटी। इसका प्यार से नाम है गब्बर सिंह टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स, लेकिन वैसे हम जीएसटी को किस नाम से जानते हैं? गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड
सर्विस टैक्स। आप लोग क्या जानते हैं जीएसटी के बारे में? एनीवन, जो भी आपका आइडिया है, बिल्कुल रफ आइडिया। थोड़ा बहुत हम सामान खरीदने जाते हैं, कहीं बिल में लिखा होता होगा, कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, जो भी सुनी सुनाई बातें होती ना, सुनी सुनाई बातें। एक एक वन बाय वन। हाँ आशीष। ओके ठीक है। और यस चंचल। हाँ ये सब जगह सेम। ओके ठीक है। ओके यस यश। जीएसटी एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स इस तरह हो गया कि भाई अपन कस्टमर से ले रहे हैं, फिर है ना जो प्रोड्यूसर है वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो भी वो गवर्नमेंट पे करेगा। ओके और एनीवन एल्स? और कोई दो शब्द कहना चाहे? व्यूज आर ऑलवेज वेलकम। आप अपने मन की बात कह सकते हैं। स्लैब रेट्स में डिवाइड कर रखा है। और कुछ और जीएसटी के बारे में जानता है? स्टेट और सेंट्रल दोनों का टैक्स होता है। हाँ स्टेट और सेंट्रल मतलब ताकि है ना वो अपने जितने भी मतलब सारे स्टेट में थोड़ी टैक्स सिक्योरिटी आ जाए, कई जगह ज्यादा करना चाहिए, तो उससे थोड़ा बैलेंस। ओके इससे डबल टैक्सेशन का बर्डन भी कम हो रहा है। डबल टैक्सेशन का बर्डन कम हो रहा है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सबके मन में थोड़ी थोड़ी बात है, पर ऐसा नहीं सोचे आशीष और यश तो हमें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। मैं हूं यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो ओके एनीवन एल्स? दो चार वेट लग जाता है, सर्विस लग जाता है, इन सबको कंप्लाइन करके जीएसटी में बनाना है। ठीक है चलिए। अब ये दूर वाले बच्चे ओके। अच्छा और ऐसे कौन से लोग हैं ऑनलाइन में जिनकी आज पहली क्लास है? आई हैव अलाउड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप बात कर सकते हैं। तो कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने की आज पहली क्लास है ऑनलाइन, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव से में जुड़े हुए हैं? हिमांशु, इट इज योर फर्स्ट क्लास? अच्छा ओके ठीक है। तो कोई नहीं बोल रहा है, मतलब सब पहले से आते हैं, सब पुराने हैं, नया कोई नहीं है। हाँ। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आपको सबको थोड़ा थोड़ा जीएसटी के बारे में पता है, कहीं ना कहीं आपने ये जीएसटी नाम सुना है, ठीक है? तो अब से ये गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है? चलिए अब अगर हम टैक्स शब्द की बात करें, तो जब हमने कस्टम्स शुरू किया था तब भी मैंने इसका मतलब बताया था, थोड़ा याद होगा आपको क्या? हाँ दिस इज कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। बिल्कुल ठीक। किसी कानून के तहत की गई पैसे की वसूली क्या कहलाती है? टैक्स। किसी कानून के तहत की गई पैसे की वसूली टैक्स कहलाती है, ठीक है? और अगर हम टैक्स की बात करें तो इंडिया में दो तरीके के टैक्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी, उसमें होगा यस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हमारे पर दो तरीके के टैक्सेस इंपोज करता है इंडिया में। एक होता है वेरी गुड, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब बात आपको पता है, पहले से पता है, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब कौन बताएगा? मैं चूज करती हूँ, फिर वो बताएं। ओके चंदन, व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स? जो भी आपको पता है, डायरेक्ट टैक्स को कैसे डिफाइन करोगे? क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? हाँ अच्छा, उसके ऊपर जो टैक्स देंगे वो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक ओके। इसके अलावा कोई और? ओके ओके चलिए ऑनलाइन किसी बच्चे से पूछते हैं। चिराग,
चिराग, क्या कैसे डिफाइन करेंगे डायरेक्ट टैक्स को आप? आदित्य कहते हैं जो अपन डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं. निशिका सेज इंसिडेंस एंड बर्डन ऑन दी सेम पर्सन. वेरी गुड, ऐसे ही डिफाइन करेंगे, इंसिडेंस एंड बर्डन ऑफ दी सेम पर्सन. ठीक, जब डायरेक्ट, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई, ठीक है, आप दुनिया के सबसे लकी व्यक्ति हुए, तो एग्जाम में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस आ सकता है. 3 से 4 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है. आपके मॉड्यूल में भी जब आप स्टडी नोट 1 देखेंगे तो वहां पे एक टॉपिक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. मैंने क्या बोला, आपको आता है, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है. तो डायरेक्ट टैक्स को मैं ऐसा लिख दूं, वेयर इंसिडेंस एंड बर्डन ऑन दी सेम पर्सन. यानी अगर आपने कमाई की तो आपको अपनी पॉकेट से टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, टैक्स का इंपोजिशन भी आपके ऊपर और टैक्स का बर्डन भी आपके ऊपर. और किसको देना पड़ेगा? इनकम टैक्स. एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स. टू होम यू आर गोइंग टू पे, किसको पे करेंगे इनकम टैक्स? गवर्नमेंट को पे करेंगे. ठीक है, इंसिडेंस एंड बर्डन ऑन दी सेम पर्सन, और ये टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है. बिल्कुल ऐसा जैसे आप 5-7 समोसे ज्यादा खा लेंगे, ठीक है, तो समोसे आपने खाए, फिर पुदीनहरा भी किसको खानी है? आप ही को खानी है, कोई चॉइस नहीं है. इंसिडेंस एंड बर्डन ऑन दी सेम पर्सन. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल, हाँ आप सबको पता है, इनकम टैक्स. इसका एग्जाम्पल इनकम टैक्स. और अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो यहां पर इस डायरेक्ट टैक्स में 2 पार्टीज होंगी ना. एक तो होगा असेसी, सुना है ना, याद तो, जाना पहचाना, असेसी. हाँ, और एक होगी ऑफ इंडिया. असेसी कमाएगा, असेसी अपनी पॉकेट से टैक्स पे करेगा, और किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. अच्छा, अगर आपकी कमाई बढ़ी तो फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स का बर्डन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा. पक्का सब मानते हैं, दिल से मानते हैं बढ़ेगा. ठीक है, तो इस बात को टेक्निकल शब्दों में क्या कहते हैं? नो, प्रोग्रेसिव नेचर. अगर कमाई बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ेगा. ये शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव कंटेंट कवर होता है, 20 नंबर के एमसीक्यू और 20 नंबर के फिलअप्स ट्रू फॉल्स, वहां पे ये 2 से 3 बार ये प्रोग्रेसिव शब्द आ रहा है. ट्रू फॉल्स में दे देंगे, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव, यस. इनडायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव, नो. ठीक, तो आप इतना नोट कर लें, जितनी बातें मैंने यहां पे लिखी आप नोट कर लें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे. बिल्कुल. यश, जो पे नहीं, यश एक और भी हैं, आप यश शर्मा, एक ऑनलाइन वाले यश शर्मा. लिखिए. ये इतना पार्ट आप लिख लें तो आप मुझे बताइएगा, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगी स्क्रीन. एक्सटॉर्शन का मतलब होता है वसूली. वसूल करना है ना.
तो ये येलो मार्क वाली जहाँ पे हाईलाइटिंग है वहां पर आप ये डीसीसी वाला स्टार मार्क कर लेंगे। हाँ, एक सेकेंड देखिए। अच्छा, ऑनलाइन में कोई ऐसे भी स्टूडेंट है क्या, दे आर फ्रॉम फाइनल, सीएमए फाइनल, इफ एनीवन? ओके, ठीक है, इतना नोट कर लिया, करिए, आराम से करिए। विजिबिलिटी है ना आद्या पीछे? इज इट रिक्वायर्ड टू जूम? बढ़े आगे, ठीक है। अब बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की। मतलब डायरेक्ट टैक्स तो ऐसा हो गया जो ज्यादा समोसे खाएगा, हाँ नहीं, हाँ, जो ज्यादा समोसे खाएगा वो पछताएगा, जो ज्यादा समोसे खाएगा वो मोटा हो जाएगा, वॉटेवर, जो ज्यादा समोसे खाएगा पेट उसका दुखेगा। सबका अपना अपना वर्जन है, मेरा वाला ये है, जो ज्यादा समोसे खाएगा पेट उसका दुखेगा। ठीक है, जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा इनकम टैक्स देगा। ठीक, हाँ। अब बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की। डायरेक्ट टैक्स के बारे में हम अपने पूरे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द जीएसटी हम इतनी ही बात करेंगे जितनी मैंने अभी की, उसके अलावा नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस डायरेक्ट टैक्स यहां पर ओवर हुआ, दैट इज ऑल टुगेदर योर डिफरेंट सब्जेक्ट, वो आप वहां पे पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो डायरेक्ट टैक्स के बिल्कुल उलट है, डायरेक्ट टैक्स के बिल्कुल उलट है। कैसे डायरेक्ट टैक्स के बिल्कुल उलट है? ठीक है, एक ये बबलू, ठीक है, और ये हैं जावेद हबीब, नाम सुना है जावेद हबीब? ठीक है, हु इज जावेद हबीब? ही इज अ हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट है ना, सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हैं जावेद हबीब। और ये तीसरी पार्टी हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बबलू हो गए, जावेद हबीब हो गए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी जो बबलू हैं, ठीक है, उनके मन में इच्छा जागी कि वो कैसा हेयर स्टाइल करवाएं, किस हीरो का हेयर स्टाइल बढ़िया है, सबसे बढ़िया है रणवीर कपूर का। ओके, ठीक है, तो बबलू ने सोचा कि बबलू कैसी हेयर स्टाइल मेंटेन करेंगे, रणवीर कपूर के जैसे, रणवीर कपूर के जैसे। और उन्होंने डिसाइड किया वो कहां जाएंगे, जावेद हबीब के सलून पे जाएंगे। अब ये जावेद हबीब क्या करते हैं, किराने का सामान बेचते हैं? नहीं, सर्विस। क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। नाम से समझ में आता है जावेद हबीब हेयर स्टाइलिस्ट है, दुकान लगा के नहीं बैठते, अपनी दुकान में सामान नहीं बेचते, अपनी दुकान में सर्विस बेचते हैं। तो मैं जावेद हबीब को एक नाम दे दूं, ही इज सप्लायर ऑफ सर्विस। सप्लायर क्या होता है, सर्विस क्या होता है, जीएसटी एक्ट में अपना पर्टिकुलर डेफिनेशन है, हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट यहां पर एग्जाम्पल के लिए एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मैंने आपके सामने यूज की, दैट इज कॉल्ड सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है, जावेद हबीब हमारे अपने बबलू को क्या दे रहे हैं?
सर्विस दे रहे हैं, आपको इसमें कोई परेशानी है? नहीं। और बबलू कौन है? कंज्यूमर, हमारे आपके जैसा बेचारा कंज्यूमर, और इसको मैं टेक्निकल शब्दों में कह देती हूं, ही इज रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। कह सकती हूँ, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी, ठीक है। हाँ, क्रिएटिविटी तो कूट कूट के भरी हुई है। तो जावेद हबीब सप्लायर ऑफ सर्विस है, बबलू हमारे कंज्यूमर ऑफ सर्विस है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है। और जावेद हबीब किस चीज की सप्लाई कर रहे हैं? सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं। क्या जावेद हबीब चैरिटी करते हैं? नहीं, चैरिटी नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो सर्विस देंगे और बदले में क्या लेंगे? पैसे, कंसीडरेशन। शब्द सुना है? हाँ, कंसीडरेशन, ठीक है। तो बबलू इनको क्या देते हैं? कंसीडरेशन। बबलू गए जावेद हबीब के सलून में और जाके बोला कि मुझे क्या बना दो? रणवीर कपूर बना दो। शक्ल तो मेरे को भगवान ने दी है और हेयर स्टाइलिंग आप कर दो, ठीक है। अगर मुझे गलती से चंदन नीचे मिल जाए तो पहचान न पाए कि मैं बबलू या मैं, हाँ, और भागा भागा आए मेरे पास ऑटोग्राफ लेने के लिए, ठीक है। तो जावेद हबीब ने बोला कि ठीक है, पैसा लगेगा बबलू भैया 1000 रुपए। 1000 कम है, नॉर्मल लग जाते हैं 1000 तो, ठीक है। तो 10,000, ठीक है। चलिए, 10,000 रुपए जावेद हबीब की रेट है रणवीर कपूर जैसी हेयर स्टाइलिंग करने की, और इस सर्विस पे जीएसटी रेट है 18%, ठीक है। ये जीएसटी रेट हम और आप डिसाइड नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। लेकिन हेयर स्टाइलिंग का प्राइस कौन डिसाइड करेगा? जावेद हबीब डिसाइड करेंगे। बबलू पहुंच गए जावेद हबीब के सलून में, उन्हें आराम से कुर्सी पे बिठाया गया। अब 10,000 रुपए की अगर फीस लेगा स्टाइलिस्ट, तो कॉफी पिलाएगा या नहीं पिलाएगा? पक्का पिलाएगा। पूछेगा कोल्ड कॉफी लेंगे या हॉट कॉफी लेंगे? तो बबलू ने सोचा कि जब 10,000 रुपए खर्च ही कर रहा हूं तो लगे हाथ कॉफी भी पी लेता हूँ, दोनों दोनों पी लेता हूँ, बिल्कुल दोनों पी लेता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हो गया हेयर कट, और बबलू कैसे दिखने लग गए? रणवीर कपूर के जैसे दिखने लग गए। जब तक मुंह नहीं खोलेंगे तब तक कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये बबलू है, रणवीर कपूर है, ठीक है। चलो, बबलू बहुत खुश, कांच में देखा अपने आप को, देख के बहुत खुश हो गए। अब हुई पैसा देने की बारी, ठीक है। तो बिल बना, और बिल कैसे बना? ऐसा बड़ा सा सुंदर सा, है ना, हाँ, पिंक कलर का ऊपर लिखा था माँ शेरावाली, और ठीक है, वैल्यू, ऐसा बिल बना। वैल्यू, सर्विस की वैल्यू 10,000, और उसके ऊपर जीएसटी लिखा था 1800, और 11,800, ठीक है। बबलू जोर जोर से खड़े होके खिड़की में चिल्लाने लग गए, ये तो फ्रॉड है, ये तो धोखा है, क्योंकि आपने तो मुझे क्या बोला था? 10,000, और बिल कितने का बना के देते हो? 11,800 का। जावेद हबीब ने समझाया, बेटा बबलू तुम अभी छोटे हो, भोले हो, मासूम हो, ठीक है। ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि अगर सप्लायर तुमने सर्विस दी और बदले में कंसीडरेशन लिया, तो सप्लायर तुमको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको बोला जीएसटी पे करने के लिए? जावेद हबीब को, सप्लायर को। बबलू ने बोला बहुत खुशी की बात है, आप दो ना जीएसटी, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं आपको, आप जीएसटी दो, अपनी दुकान दे दो, उनके जाके बाल काट दो, जो करना है करो, मैं आपको मना नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन फिर जावेद हबीब ने बबलू को क्या समझाया कि बबलू तुम छोटे हो, भोले हो, मासूम हो, ठीक है। अगर सप्लायर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जीएसटी पे करना है तो फिर बर्डन किसके ऊपर आएगा? तुम्हारे ऊपर आएगा। बोले मतलब? बोले मतलब ये कि बेटा ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। चांटा पड़ेगा सीता को
और दर्द होगा गीता को। तो बोले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स किससे वसूल रही है? जावेद हबीब से। लेकिन यानी इम्पोजिशन किस पे है? इनडायरेक्ट टैक्स किस पे इम्पोज किया? जावेद हबीब पे, सप्लायर ऑफ सर्विस पे। लेकिन जावेद हबीब ने अपने टैक्स का बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया? कंज्यूमर पे। यानी जावेद हबीब गवर्नमेंट को क्या पे करेंगे? जीएसटी 1800 रुपए। और जावेद हबीब को ये 1800 कौन देगा? बबलू। जावेद हबीब के हाथ में कितने पैसे आए? 11,800। 10,000 रुपए रखे अपनी पॉकेट में और 1800 रुपए दे दिए गवर्नमेंट को। तो अब ये देखिए, दिस इज अ ट्राई पार्टी सिस्टम। ट्राई पार्टी सिस्टम यानी यहां पर एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा कौन? सप्लायर। सप्लायर, वो सप्लायर जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी इंपोज किया, ठीक है, और उसने अपना बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया? कंज्यूमर पे। यानी रूल नंबर 1, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन कौन बेयर करेगा? कंज्यूमर। कौन बेयर करेगा? कंज्यूमर। ठीक है, वो कंज्यूमर जो कि सर्विसेज को कंज्यूम करे या गुड्स को कंज्यूम करे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स किससे मांगेगी? सप्लायर। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स मांगेगी सप्लायर से और सप्लायर अपना टैक्स लेगा कंज्यूमर से। ठीक है, दिस इज अ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब इंसिडेंस ऑन वन पर्सन। यहां पे टैक्स का इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब इंपोजिशन, मतलब लेवी किस पे है? हाँ, जावेद हबीब पे। बट हाँ, बट burden can be shifted to another person। एक व्यक्ति पे इंसिडेंस और दूसरे व्यक्ति पे बर्डन, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब जैसे डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव नेचर का होता है। मतलब वहां पे हम क्या बोल रहे थे? बबलू की कमाई बढ़ेगी तो बबलू को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। यहाँ कमाई किसकी बढ़ रही है? जावेद हबीब की। लेकिन बर्डन कौन बियर कर रहा है? बबलू, कंज्यूमर। ठीक है, तो हम इसको क्या कहें? ये कैसा है? हाँ, ऐसा मान सकते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर। हाँ, रेट फिक्स होती है, गवर्नमेंट फिक्स करेगी। अलग अलग तरीके के गुड्स, अलग अलग तरीके की सर्विस पे अलग अलग रेट होती है। पढ़ेंगे, आएंगे, सब आएंगे। यहाँ पे आप वो सब नहीं क्लैरिटी है, इसीलिए मैंने केवल जीएसटी शब्द यूज किया। ठीक है, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब चांटा पड़ा सीता को, दर्द हुआ गीता को। आपने देखी है सीता गीता? देखिएगा, इट इज, हाँ, इट इज वन ऑफ द क्लासिक मूवीज ऑफ हेमा मालिनी। कोई बात नहीं, वो सब अपना अपना वर्जन लिख सकते हैं। अब जैसे हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल है, लेकिन सबकी अपनी अपनी होती है ना। आप सबकी थोड़ी हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल है, नहीं, किसी की होगी। हाँ, तो किसी की होगी, बोले मेरे तो पापा की है, बोले पर मेरी नहीं है। ठीक, तो सबका अपना अपना वर्जन है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए, सच यही है। हाँ, नोट करिए, चलिए नोट करिए। एग्जाम्पल में जो येलो मार्किंग चीजें हैं वो नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में जो येलो मार्क है, हाँ एक सेकेंड, दिशा वॉइस ब्रेक हो रही है। दिशा के अलावा भी किसी को वॉइस ब्रेक हो रही है क्या?
मैं आपके दुख में आपके साथ हूँ। अच्छा, हो रही है। ओके। नीचे करते हैं। नोटेड, इतना कर लिया। अच्छा, करिए। हाँ, येलो ही लिखना है, बस जो येलो मार्क है वही लिखना है। आई एम स्क्रॉलिंग इट डाउन। बस जो येलो मार्किंग थी, बबलू जावेद हबीब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो लिख लीजिए। रीजन, जस्ट टू मेक यू सेंस कि हम तीन पार्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक सप्लायर होगा, एक रिसिपिएंट और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल, जीएसटी। हाँ हाँ, बिल्कुल। जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। लिख लिया। ठीक है, चलिए। नाउ हमने अभी बात की कि टैक्स क्या होता है। दो तरीके के टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत बेसिक चीज है, बट रेयर केस में, रेयरेस्ट केस में कभी एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, और ऑलरेडी एक बार पूछी भी गई है। ठीक। इसके बाद मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम आपके सामने रख रही हूँ। जिन लोगों ने कस्टम की इनिशियल क्लासेस अटेंड की थी, वहां भी हमने पढ़ा था। एंड बिकॉज हम कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप पढ़ेंगे जीएसटी का, आपके मॉड्यूल में भी है, स्टडी मटेरियल स्टडी नोट 1 में भी है कि क्यों जीएसटी को इंडिया में लेके आया गया, उसका रीजन। इसके लिए हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ सिस्टम को पढ़ना जरूरी है, एंड दैट इज आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 सेज, हाँ, नो टैक्स। लिखिए आप लोग भी। यस। एक बार लिख लीजिए, फिर हम इस पे डिस्कशन करते हैं। नो टैक्स शैल बी लेविड और collected by the central government. CG stands for central government or SG stands for state government, unless authority given by law.
क्या बोलता है, लिख लिया? आर्टिकल 265, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन जिन हिस्सों में बटा होता है उनको आर्टिकल कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 ये कहता है कि इंडिया में कोई भी टैक्स ना तो लेवी होगा और ना ही कलेक्ट होगा। लेवी होना मतलब इम्पोज होना। इंडिया में कोई भी टैक्स ना तो इम्पोज किया जाएगा ना ही कलेक्ट किया जाएगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे सामने क्या दिखता है, हमें हम पे टैक्स कौन लगाता है, या तो सेंट्रल या स्टेट। तो बोला सेंट्रल या स्टेट ना तो हम पे कोई टैक्स इंपोज कर पाएगी ना ही कलेक्ट कर पाएगी जब तक कि उनको ऐसी पावर न दे दी जाए। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। ठीक है, लेकिन अदर हैंड लॉ बनाने की पावर भी किसके पास? सेंट्रल या स्टेट के पास। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस झगड़े को खत्म किया और क्या बोला कि झगड़ा क्या था? आप बोलते हैं कि सेंट्रल या स्टेट तब तक कोई टैक्स नहीं लगा पाएगी जब तक कि उन्हें कानून ऐसी पावर ना दे दे। तो भाई कानून बनाने की पावर भी तो उन्हीं के पास है, तो उनके हाथ बांधने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे बांधेंगे? आर्टिकल 246 के द्वारा। और आर्टिकल 246 कहता है पावर टू इनेक्ट लॉ एंड levy of taxes in manner as provided under Schedule 7। इंडिया में कानून बनाने की पावर और कानून के तहत टैक्स लगाने की पावर कौन देगा, कौन बताएगा? शेड्यूल 7 बताएगा। ठीक है, आप एक बार नोट कर लीजिए इसको, इस लाइन को, 2 लाइन को। हाँ, पावर बैंक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, लिख लिया इतना? हाँ। मोदी जी और ममता दीदी दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के? नहीं। अगर उनको मौका मिले तो तलवारें लेके आमने सामने खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता मोदी जी और ममता दीदी में लड़ाई हो, तो उन्होंने एक सिस्टम डिराइव किया। क्या सिस्टम डिराइव किया? शेड्यूल 7। और शेड्यूल 7 ये क्या बोलता है? शेड्यूल 7 एक बाइफरगेशन प्रोवाइड करता है। किस बात का? कौन से कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, कौन से कानून स्टेट गवर्नमेंट, कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और कौन से टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट, इसके बारे में क्लियर कट सिस्टम शेड्यूल 7 देता है। ठीक है, शेड्यूल 7 को एक बार नोट कर ले। हाँ बिल्कुल लिखवाया था, बट बहुत लोग हैं जो आज ही क्लास में आए हैं। यूनियन लिस्ट, ये तो आपको, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा है ये? हाँ मैंने कस्टम में लिखवाया था, एसएसटी में पढ़ा था। बिल्कुल, शेड्यूल 7 3 हिस्सों में बटी हुई है। कितने हिस्सों में? 3। एक को कहते हैं यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट का दूसरा नाम लिस्ट 1। लिस्ट 1, यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1। और यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स लिखे जाएंगे, ये शेड्यूल 7 मेरा आपका सिस्टम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। भारतीय संविधान ने शेड्यूल 7 बनाया
कि देखो यूनियन लिस्ट में जो मैटर आएंगे ना उनके बारे में लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, वहां पे एक्सक्लूसिव पावर किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से रिलेटेड कानून बनाना और इनकम टैक्स में कोई भी चेंज लेके आना एक्सक्लूसिवली किसका अधिकार? कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हाँ बिल्कुल, एंट्री नंबर, वेरी गुड, एंट्री नंबर 83, ठीक है। ये लिखिए, शेड्यूल 7 लिखिए, जितना मैंने लिखा उतना आप भी नोट करिए। डन? हाँ, कस्टम के लिए एंट्री नंबर। शेड्यूल 7 का दूसरा हिस्सा होता है लिस्ट 2, और जहां पे एक्सक्लूसिव पावर किसके पास? रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास। और एग्जाम्पल, हाँ, स्टैंप ड्यूटी। यस उमेद, बिल्कुल ठीक, इतना लिख लिया। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, इसे, हाँ, इसे कहते हैं लिस्ट 3, हम साथ साथ है, ठीक। और हम साथ साथ हैं, और यहां पे पावर किसके पास? स्टेट एंड सेंट्रल बोथ, दोनों मिलकर कानून बनाएंगी, ठीक। अब ये तो आपने पहले भी, जो लोग कस्टम से कंटिन्यू कर रहे हैं वहां, ये बात तो मैंने पहले भी बताई थी, ठीक। इतना नोट कर लें, डन, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज क्या, यूनियन लिस्ट में टैक्सेशन लॉज आते हैं। टैक्सेशन लॉज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेशन लॉज से रिलेटेड कानून बना सकती है, टैक्स लगा सकती है। लिस्ट 2 में भी टैक्सेशन लॉज आते हैं, मतलब दूसरे भी आएंगे, टैक्सेशन लॉज भी आएंगे। स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्सेस लगा सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं आते। मार्क माय वर्ड्स, कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं आते। लिखिए ये बात, कॉन्करेंट लिस्ट में, हाँ, टैक्सेशन लॉज कवर नहीं होते। इस बात का जीएसटी से बड़ा गहरा संबंध है। कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं होते, यानी अगर कोई मैटर ऐसा है जिसके ऊपर टैक्स लगना है, तो या तो वो कहां होगा? यूनियन लिस्ट में, या कहां होगा? स्टेट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स होंगे उनके ऊपर केवल कानून बनेगा, टैक्सेशन लॉज कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते। दिस इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 7, ठीक। इस बारे में किसी को कुछ बात करनी है आज, तो यहाँ आज का कंटेंट हम यही कवर करेंगे, और किसी को कोई बात करनी है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कशन किया, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जैसे जैसे मेडिकल से रिलेटेड लॉज आएंगे वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे, जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉज हैं, एजुकेशन से रिलेटेड लॉज हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। खाली नहीं, बाकी भी आते हैं, बट टैक्सेशन लॉज भी आते हैं, ठीक है। मतलब एट प्रेजेंट सिस्टम ऐसा कि अगर यूनियन लिस्ट में कोई टैक्सेशन लॉ है तो वहां पे एक्सक्लूसिव पावर किसको? सेंट्रल को। अगर स्टेट लिस्ट में कोई टैक्सेशन लॉज है तो स्टेट को, ठीक है। करंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज आते ही नहीं है,
नहीं आते। ठीक, ओके। अभी मैंने जीएसटी के बारे में बात ही नहीं की। मैंने क्या बोला, इस बात का जीएसटी से गहरा संबंध है कि टैक्सेशन लॉस कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते, इस बात का जीएसटी से गहरा संबंध है। बिल्कुल नहीं आएगा, कल बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ओके, नहीं बट हाँ मेरी वो मतलब ये अगेन इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेपर पैटर्न प्रोविजंस बहुत ज्यादा है, कैलकुलेटर दबाने की जरूरत कम पड़ेगी और ये मेरे हाथ में नहीं है। सो मैं मेरी तरफ से कोशिश अभी